बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन या गैसियस एक्सचेंज इन मैन इसका दूसरा हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। पहले हिस्से के अंदर हमने एयर पैसेज वे पढ़ा था कि इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर लंग्स तक हवा कैसे पहुंचती है। तो हम लोगों ने कुछ हिस्से पढ़े थे, मैं वो दोबारा रिकॉल करवा दूं। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछला लेक्चर सुन लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पिछला दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल अगर हम करें तो मैंने कहा था कि जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं वो एयर सबसे पहले पहुंचती है नॉस्ट्रल्स के अंदर, जो हमारे नाक के दो ओपनिंग्स हैं उनके अंदर। फिर नॉस्ट्रल से वो जाती है नेजल कैविटी में, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। नेजल कैविटी से फिर वो जाती है फेरिंग्स में, यानी हमारे जो मुंह और नाक की मुश्तरका कॉमन ओपनिंग है उसके अंदर। फिर फेरिंग्स से वो जाती है लेरिंग्स के अंदर, ठीक है, जहां से आवाज पैदा हो रही है। फिर लेरिंग्स से आगे मैंने बताया था कि हमारी जो अगली नाली है, जो हवा का अगला रास्ता है, वो है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से आगे आज हम पढ़ते हैं ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। जो जब हम अपने गर्दन के ऊपर हाथ लगाएं तो हमें ये जो नाली नजर आ रही है हमारी गर्दन में, ये ट्रैकिया ही है। तो देखें, ये वाली यहाँ पे जो ब्लू कलर की नाली मैंने बनाई है, दिस इज ट्रैकिया। ये वाली जो नाली है ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, यानी ये हवा की नाली है। आम जुबान में हम इसको कहते हैं हवा की नाली। और इसके पीछे जो नाली है हमारी, वो खुराक की नाली है, जिसको एसोफेगस कहते हैं। जब हवा ट्रैकिया तक पहुंच जाती है, ट्रैकिया के अंदर सी शेप के रिंग्स मौजूद है, यानी इस विंड पाइप के अंदर इस तरह के रिंग्स से मौजूद है। ये मुकम्मल गोल तो नहीं है, इंग्लिश के हरफ सी जैसे हैं। ये इस ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। अब ट्रैकिया से ये हवा आगे आती है। ट्रैकिया फिर क्योंकि दो में डिवाइड हो जाती है, जैसे ही ट्रैकिया हमारी चेस्ट कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी यानी सीने के अंदर आती है तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। क्यों डिवाइड होती है? क्योंकि हमारे लंग्स दो है, जो हवा ऊपर से आ रही है उसको हमारे दोनों लंग्स में जाना है। तो ये नाली ऊपर से ऐसे आती है और फिर आके यू दो में डिवाइड हो जाती है ऐसे करके। एक लेफ्ट साइड के लंग में दाखिल हो जाती है और एक राइट साइड के लंग में दाखिल हो जाती है। जैसे ही ये दो में डिवाइड हुई, इसको हम उस वक्त ट्रैकिया नहीं कहेंगे। इसका अब जो न्यू नेम है वो होगा, यानी यहाँ पे ये दो में डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम अब है ब्रोंकाई। तो हवा का फिर अगला जो हिस्सा है, यानी कि जो नेक्स्ट रास्ता है ट्रैकिया के बाद, वो अब हो गया ब्रोंकाई। यानी एयर जो है वो ट्रैकिया से ब्रोंकाई में आ गई। अब ब्रोंकाई लंग के अंदर दाखिल हो गया। लंग के अंदर दाखिल होने के बाद भी ये जो ब्रोंकाई की नाली है ये मजीद डिवाइड होती रहती है, जैसे कि आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जैसे ये ब्रोंकाई अंदर दाखिल हुई, अंदर दाखिल होकर मजीद स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। फिर मजीद में ऐसे ये डिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड होती ही चली जाती है। बिल्कुल ऐसे समझे जैसे एक दरख्त है, उस दरख्त का नीचे से एक बड़ा तना है, ऊपर जाके उसकी दो बड़े उसमें से दाने निकले, दो बड़े टहने निकले, फिर वो मजीद हर जो एक जो बड़ा उसका टहना है उससे छोटी छोटी टहनियां निकली, शाखें निकली, उन ब्रांचेस से फिर मजीद ब्रांचेस, और फाइनली छोटी से छोटी होती जा रही है। तो बिल्कुल ब्रोंकाई भी ऐसे ही डिवाइड होती जा रही है। लेकिन रिमेंबर, ब्रोंकाई के अंदर अभी भी वो कार्टिलेज मौजूद है, वो भी खत्म नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे ये नाली तकसीम होती जाएगी, कार्टिलेज के अंदर कमी होती जाएगी, और फाइनली ये ब्रोंकाई बहुत ही पतले रह जाते हैं। ऐसे करके एक बहुत पतले जब ये हो गए, कितने पतले, 1 मिलीमीटर। ये ब्रोंकाई, इनका साइज कितना हो गया, 1 मिलीमीटर।
उस वक्त हम इनको ब्रोंकाई नहीं कहेंगे। उस वक्त इनके ऊपर कार्टिलेज भी मौजूद नहीं होगा। जब ये 1 मिलीमीटर इनका डायामीटर, इनकी गोलाई रह जाए, उस वक्त इन पे कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। उस वक्त हम इनको कहेंगे ब्रोंक्यूल। यानी ये जो आखिरी ट्यूब है ये क्या है? दिस इज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है। तो अब ब्रोंक्यूल्स में तो अगला हवा का जो हिस्सा है, रास्ता है ब्रोंकाई के बाद, वो है बच्चों ब्रोंक्यूल्स। हवा ब्रोंकाई से कहाँ आ गई? ब्रोंक्यूल के अंदर आ गई। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनके अंदर भी हवा मजीद वो भी मतलब डिवाइड होते जाते हैं और फाइनली बहुत पतले रह जाते हैं। कितने पतले रह जाते हैं? ब्रोंक्यूल जो हैं इनके एंड के ऊपर, जहाँ पे ब्रोंक्यूल ख़त्म होते हैं वहाँ पे एक नाली और आती है। ये लास्ट स्टेज है। ब्रोंक्यूल का एंड होता है एक पतली तरीन नाली पे। उस पतली तरीन नाली को हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, ब्रोंक्यूल भी डिवाइड होते रहते हैं और ब्रोंक्यूल के एंड पे क्या आया? एल्व्यूलर डक्ट। अब समझ लें कि ये हमारी एल्व्यूलर डक्ट है, यानी जो हवा हम बाहर से अंदर लेके आए थे वो हवा इस सारे रास्ते से होती हुई, ठीक है, नोस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और आखिर में कहाँ पे पहुंच गई? एल्व्यूलर डक्ट के अंदर। ये हमारे लंग की सबसे पतली तरीन नाली है। इसके ऊपर बिल्कुल कार्टिलेज नहीं होता, ये सबसे फाइन नाली है। अब एल्व्यूलर डक्ट के एंड के ऊपर ना कुछ इस तरह की हवा की थैलियां होती हैं, ऐसी थैलियां। इन थैलियों को हम क्या कहते हैं? ये आखिरी जो थैलियां हैं दे आर एक्चुअली एल्वियोलाई। क्या है ये? एल्वियोलाई। इसीलिए इनसे जो पहले नाली थी ये वाली, इसको हमने एल्व्यूलर डक्ट कहा इस नाली को। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलाई में खुल रही है। और एल्वियोलाई का सिंगुलर होता है एल्वियोलस। एल्वियोलस। अब एल्वियोलस को हम यूं डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं एल्वियोलस क्या है? ये एक्चुअली क्या है? दे आर रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या है ये? ये हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है। यानी ये वो जगह है जहां से फाइनली हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगी। और ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सिर्फ एक सेल थिक होती है और बाउंडेड बाई थिन कैपिलरीज। और इनके ऊपर क्या चढ़ी हुई होती है? इनके ऊपर खून की नालियां चढ़ी हुई होती है। मैं आगे इनको बनाता हूं, समझ ले जी। ये हमारे पास, समझ ले, ये हमारे पास एक एल्व्यूलर डक्ट है। इसके एंड के ऊपर ये हवा की थैलियां हैं। ठीक है, इन थैलियों का क्या नाम है? एल्व्यूलाई है। ये हमारी हवा की थैलियां है। एयर जो है वो यहाँ से होती हुई इन थैलियों के अंदर आ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है हवा के अंदर। अब इन थैलियों के ऊपर हमारी खून की बहुत ही पतली नालियां चढ़ी हुई होती है, ऐसे करके। उन पतली नालियों का क्या नाम होता है? जो हमारी खून की सबसे पतली नालियां है, आपको पता है, उन नालियों का नाम होता है कैपिलरीज। तो क्योंकि ये एल्वियोलाई बहुत ही पतली हैं, सिंगल सेल थिक है, तो इनके अंदर, इन थैली यानी इस एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो इन नालियों के अंदर आ जाएगी ब्लड की। तो ये खून हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड खून जो है ये फिर जाता है टूवर्ड ब्लड। अब मैं ज़रा बताता हूँ कि
किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इस हवा से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा सा मैं बता दूं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम हार्ट बनाते हैं। सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे लंग्स हैं। आपको पता है कि हार्ट की जो राइट साइड होती है, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक नाली, उस नाली का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। जो नाली खून दिल से दूर लेके जाए वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी इस खून को लेके आती है लंग में, और लंग में आके ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें, आर्टरियोल्स में। ये भी मैं आगे बताता हूँ किस तरह से। और लंग से फिर एक नाली खून जो है वो वापस लेके आती है, उस नाली का नाम होता है पल्मोनरी वेन। वो ये खून दिल को दे देती है। अब ये जो ऑक्सीजन वाला खून है ये दिल की लेफ्ट साइड से जाता है किधर, आपको पता है, बॉडी की तरफ जाता है ये, ठीक है। बॉडी से ऑक्सीजन ले ली इसने, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजन इसने जिस्म को दे दी। अब बॉडी से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाता है हार्ट की तरफ, और हार्ट से अगेन जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स से। ये थोड़ी सी सर्कुलेशन थी। अब एक बात, लंग से ये जो नाली खून लेके जा रही है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन। एक चीज ये देखें कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये दिल से खून लेके डीऑक्सीजनेटेड गई, लंग के अंदर जाके ये डिवाइड हो जाती है कुछ छोटी नालियों के अंदर, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। उन नालियों को हम कहते हैं आर्टरियोल्स। ये जो छोटी नालियां हैं क्या है, आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स जो है वो फिर मजीद तकसीम होके क्या बना देती हैं, कैपिलरीज। ये वाली जो है सी में लिख रहा हूँ, सी मुराद कैपिलरीज, और यही वो कैपिलरीज हैं जो एल्वियोलाई के ऊपर चढ़ी हुई है। बहुत पतली नाली होती है कैपिलरीज भी, सिंगल सेल थिक होती है, एल्वियोलाई के ऊपर है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इनके अंदर आ जाएगी, जैसे इस डायग्राम में नजर आ रहा है। अब यही नालियां मिलके बनाएगी क्या चीज, वेन्यूल्स। पहले क्या बनेगा, ऐसे बनेगी वेन्यूल्स। ये जो नालियां है यहाँ पे मैं वी लिख देता हूँ, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स फिर मिलके क्या बनाएंगी, एक बड़ी वेन जिसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। तो ये था ब्लड की सर्कुलेशन और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक जनरल सा ओवरव्यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है गैसेस एक्सचेंज ह्यूमंस के अंदर है उसके सेकंड पार्ट्स यानी कि लंग्स पढ़ेंगे। सारी रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर के किस तरह से गैस एक्सचेंज होता है, इवन लंग के अंदर का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें इतना तो पता ही है कि हर लंग जो है उसके अंदर बहुत सारी हवा की थैलियाँ होती है, करोड़ों की तादाद में हवा की एयर सैक्स होती है, उन एयर सैक्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो पहली बात तो ये कि all alveoli of one side make one lung। एक तरफ के जितने भी एल्वियोलाई है वो मिलके हमारा एक लंग बनाते हैं। अब लंग जो है इसके अंदर मजीद हम चीज़ें देखते हैं कि लंग जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होगा, थोरेसिक कैविटी। फेफड़े हमारी किस जगह पे होते हैं, थोरेसिक कैविटी। जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ये लंग वहाँ पे पाए जाते हैं। और लंग के ऊपर एक बड़ी अहम चीज़ होती है जिसके बारे में आप जानते होंगे, ये चीज़ क्या है, ये दे आर रिब्स। लंग के ऊपर क्या पाई जाती हैं, रिब्स, जो लंग को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, तो दे आर रिब्स।
लंग्स आर बाउंडेड बाई रिब्स, ताकि लंग की प्रोटेक्शन हो सके। अगर कोई चोट वगैरह हमारे, कोई मुक्का वगैरह मारे या कोई ऐसे इमरजेंसी हो, उस कंडीशन में लंग्स, ये रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। और रिब्स जो हैं इनके साथ मसल्स होते हैं, रिब्स जहाँ पे जुड़ी हुई होती है, ये बैक साइड से रिब जुड़ी हुई होती है, रिब के साथ मसल्स होते हैं, वो मसल समझ ले ये रिब के मसल है। ठीक है, दोनों तरफ इधर भी होंगे। इन मसल्स का नाम क्या होगा? इन मसल्स का नाम होता है इंटर कॉस्टल मसल्स। ये रिब्स को कंट्रोल करते हैं, यानी रिब्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लंग्स के साथ एक बड़ी अहम चीज़ होती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जो हमारे लंग्स हैं ना, दो लंग्स ये और ये, इन लंग्स के नीचे यहाँ पे एक मोटी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बड़ी काफ़ी थिक सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या करता है? इट इज़ थिक मस्कुलर शीट। ये मस्कुलर शीट है, मसल्स की बनी हुई शीट है, और करती क्या है? इसका एक बड़ा अहम काम है सेपरेट, ये अलग कर देती है एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। दोनों कैविटीज को ये अलग अलग कर देता है डायाफ्राम। ये कहाँ मौजूद है? हमारे लंग्स के नीचे मौजूद है। एक और बात जो मैं बताता चलूँ कि हमारा जो राइट लंग है, ये राइट लंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके नीचे 3 लूब्स होते हैं ऐसे। हमारा लेफ्ट लंग छोटा है, इसके नीचे सिर्फ 2 लूब्स हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है हमारा हार्ट। ये रहा हमारा हार्ट, किस साइड पे होता है आपको पता है? कहाँ? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट भी काफ़ी सारी जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट लंग जो है उसको कम स्पेस मिलती है और वो छोटा होता है। और इसके अलावा लंग जो है ये स्पंजी ऑर्गन्स है, ठीक है, सूपे की तरह है, यानी जैसे सूपे को हम थोड़ा सा दबाएं तो वो दब जाता है, ऊपर से दबाव कम करें तो वो दोबारा से अपनी असली शेप में आ जाता है। बाकी लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज का मैं बता चुका हूँ। और लंग के बारे में एक और अहम चीज़ कि लंग जो है इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स है, इसको मैंने इधर बड़ा करके दिखाया है। ये है लंग की आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। और लंग की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लेयोरल मेम्ब्रेन, यानी ये आउटर प्लेयोरल है, ठीक है, ये इनर प्लेयोरल मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो जगह है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है। ये वाला फ्लूइड क्या करता है? लंग को प्रोटेक्ट करता है, लंग के अंदर फ्रिक्शन नहीं होने देता। जब लंग्स फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो उस वक्त लंग्स की दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर किसी भी किस्म की रगड़ नहीं होने देता। ये रगड़ से बचाता है, फ्रिक्शन देता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जब लंग एक्सपैंड हो रहे हों या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये था लंग का तारुफ। अल्लाह हाफिज़।